दोस्तों कैसे हैं हम लोग। आप का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो देखिए आज आप लोग का जो ठीक है 10th का जो आप लोग का साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का मोस्ट वायरल क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन का आप लोगों का एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। 80% चांस रहता है कि यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बने। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग ठीक करते हैं तो आप लोग 30 मार्क्स के हकदार बनेंगे। तो 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी आप लोगों के लिए दिखाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर सीधा। देखिए आप लोगों का देखिए खंड ए है, आप लोगों का क्या है 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न और प्रत्येक 1 अंक का है। ठीक है, तो देखिए इसके अगर आप लोग 30 का सही आंसर करते हैं तो आप लोगों को कितने में नंबर अंक मिलते हैं, तो आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें 30 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग सबको सही करते हैं तो इसमें आप लोगों को 30 अंक मिल जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न में क्या बोला गया आप लोगों का, बोला गया निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता सकता। तो ये आप लोगों का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो लेंस बनाने में जल को तो प्रयुक्त कर सकते हैं, कांच भी, प्लास्टिक भी कर सकते हैं, मिट्टी को हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेंस बनाने में मिट्टी कभी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों का। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी क्या होगी, तो लड़के और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी हो जाएगी वो आपका होगा कितना, वो आप लोग का हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप लोग देखिए 100 का डबल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब मान लीजिए बीच का है, दर्पण बीच में है, तो आप लोग अगर 100 इधर बनता है तो आप लोग का उधर भी समतल दर्पण में 100 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा उधर से भी। ठीक है, मिरर के अंदर भी 100 सेंटीमीटर बनेगा, इसलिए 100 + 100 यानी 200 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है देखिए आप लोग, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है कितना होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है हमेशा। ठीक है, अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा और आप लोगों का क्या है उत्तल का धनात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक बोला जाएगा आप लोगों का, तो कूलम लिखिएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। फिर आप लोगों का जूल होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। फिर आप लोगों का जो वाट हो जाएगा वो हो जाएगा वो भी विद्युत शक्ति का, और आप लोगों का ओम हो जाता है विद्युत धारा का, यही सॉरी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग एसआई मात्रक सभी का याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का एसआई मात्रक जरूर से जरूर पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर है आप लोगों का, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोगों का जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है वो आप लोगों का देख लीजिए। प्रकाश अपवर्तन के नियम जो होते हैं ना आप लोगों का, तो 2 नियम होता है हमेशा। 2 नियम क्या होते हैं आप लोगों का, एक तो परावर्तक मतलब सभी आप लोग का आपतन परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, ठीक है, सब एक ही तल में स्थित होते हैं और एक ज्या दोनों का बराबर होता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो युक्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, तो विद्युत मोटर तो हम लोग नहीं करेंगे, तो विद्युत जनरेटर कहेंगे। ठीक है, विद्युत जनित्र। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आँख के रंगीन भाग। ठीक है, देख लीजिए 7वां नंबर है, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आँख के जो रंगीन भाग को कहा जाता है तो परितारिका, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु आप लोगों का क्या है, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमेशा आप लोग न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और आप लोगों का दूरस्थ दूरी होता है, मतलब अधिकतम दूरी होता है अनंत। ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम पूछेगा तो अनंत होगा, न्यूनतम पूछेगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर मतलब कम में देखेंगे तो आंखों को पीड़ा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब प्रकाश की किरणें हवा में कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किसके ओर मुड़ता है, तो आप लोग का मुड़ेगा, ये हमेशा देख लीजिए, जब आप लोग का विरल माध्यम से सघन माध्यम की जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, विरल माध्यम है हवा और सघन माध्यम है आप लोग का कांच। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा।
होगा। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ने का प्रतिरोध होगा तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो हो जाता है ना आप लोगों का, वो होता है 1/r = 1/r1 1/r2 1/r3, इन सब का जोड़ होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग फार्मूला लिख देते हैं 1/r = देखिए 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस 1/r3। ठीक है, ये r3 हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें अब देखिए, अब r = क्या हो जाएगा, देखिए 1/r = क्या होगा, 1/r = देखिए 1/r = 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, तो इसका आप लोग का देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा, आप लोग का इसका एलसीएम निकलेगा कुछ 6। ठीक है, तो देखिए 6/6 अगर देखिए 1/r = 6/6, तो ये आप लोग का 1 से कट जाता है, तो r = हो जाएगा आप लोगों का 1 ओम। ठीक है, तो r = 1 ओम पाइथागोरस में संयोजित करने पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग अभी 11 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 11 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो देखिए भी जब बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा Ca(OH2). ठीक है, Ca(OH2), और आप लोगों को बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो देखिए हमारा शरीर जो है ना, वो आप लोग का पीएच मान के 7.0 से 7.8 के बीच में सही तरीके से कार्य करता है। इससे कम ज़्यादा होगा तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा 13 नंबर का आंसर, वो आप लोग का हो जाएगा दही। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही होता है। देखिए 13 नंबर का जो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दही। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही में होता है, और थोड़ा सा दूध में भी होता है। अगर दूध खट्टा होने से पहले दूध में भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि उसका देख लीजिए उसी कारण उसका आप लोग का पीएच मान दूध का 6 होता है। चलिए 14 नंबर है, सीसा और टिन की मिश्रातु को कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्रातु को कहते हैं। तो देखिए इसमें जो आप लोग का होगा ये सोल्डर होगा। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन में जो यूज किया जाता है शोल्डर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या अनुसूत्र होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होगा वो होता है आप लोग का H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है, 13 नंबर मतलब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक या विद्युत का सुचालक। तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक ही होता है, अपवाद है वो। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्या है, दही का बनना, भोजन का टूटना, या फिर आणविक अंकुर, उपरोक्त सभी। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा होता है जिसे हम लोग वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो ये आप लोगों का उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोगों का देखिए इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है MgO। ठीक है, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। 19 नंबर है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र यानी आप लोगों का चीनी होता है आप लोगों का देखिए C12 H2 H22 और O11 होता है। तो ये आप लोगों का चीनी हो जाएगा। ग्लूकोज का डबल होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये आप लोगों का किसका हो जाएगा, एल्काइन, एल्किन या फिर एल्केन या फिर प्रोपोलाइन। तो एल्केन का है ये। ठीक है, सामान्य सूत्र है एल्केन का है। ये आप लोगों का CnH2n और +2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। चलिए और CnH2n-2 ये आप लोगों का हो जाएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का 21 नंबर
क्वेश्चन ये आप लोग जरूर से जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, तो होता है आप लोगों का शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, या फिर इनमें से सभी। तो का आंसर है रंध्र में। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में हमेशा रंध्र में होता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 22 नंबर है, थायरॉक्सिन का स्रवन कहाँ होता है। तो क्या होता है, थायराइड, यकृत, वृक्क या फिर वृषण। तो थायराइड में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है आप लोगों का, देखिए सॉरी 22 नंबर तो ये था। 23 नंबर है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त में जो आप लोगों का पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रक्त में आप लोगों का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण से रक्त क्या दिखता है, लाल कलर का दिखता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे आप लोग का है 24 नंबर, मानव में डायलिसिस हो थैली है, ठीक है, डायलिसिस थैली है। तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेफ्रॉन होगा इसका आंसर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। तो भोजन का पाचन है उपचयन अभिक्रिया है, एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है आप लोगों का, देखिए 26 नंबर में बोला गया है, इनमें से कौन है एकलिंग पादप का उदाहरण है। एकलिंग पादप का उदाहरण 26 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा एकलिंग पादप का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए आप लोग का एकलिंग पादप होगा सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। तो पपीता एकलिंग पादप का उदाहरण है, ठीक है। इसमें आप लोगों का द्वितीयलिंग का जरूरत नहीं होता है, इसमें एकलिंग में ही फल उत्पन्न होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो कहाँ होता है पुष्पी पादपों में, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग आगे देखते हैं क्या है, फूलों में नर जनन अंग, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, फूलों में नर जनन अंग होता है, कहाँ पे होता है, पुंकेसर, अंडन या फिर वर्तिकाग्र या फिर बाह्य दल। तो आप लोगों का पुंकेसर में होता है, ठीक है। फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 29 नंबर है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 26, 14, 23 या फिर 18। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, आगे देखेंगे हम लोग, मतलब 46 गुणसूत्र है तो 23 जोड़े गुणसूत्र हो गए आपका, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है ना, वो आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे अधिक उत्तरदायी गैस सब लोगों का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर रेडी कर लीजिए, ये आप लोगों का एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है।